हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल कुमार सत्यम एट स्टडी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ने आया हूं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट और जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जनगणना का दूसरा लेक्चर यानी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में आप जाके देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक ऐड है, आप जाके उसमें देखिए। बिना देरी किए हुए आइए जुड़ते हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों से। और इसके पहले मैंने लिंगानुपात तक डाल दिया है, यहाँ पे एनालिसिस कर चुके हैं हम। इसके पहले यहाँ तक पढ़ चुके हैं। भारत की जनगणना के अंतिम आंकड़े 2011। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, जो कि हमने बताया था कि अनियमित जनगणना थी। फिर आगे चल कर के 1881 में नियमित रूप से, जो कि 10 वर्ष के अंतराल में संपन्न कराई जाती है, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना कराई गई। इस तरह से हमने यहाँ की जानकारी इसके पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है। और अब आज लिंगानुपात के आगे का क्लास करेंगे, या इसके आगे जानकारी देखेंगे। हमने कल लिंगानुपात तक पढ़ लिया। इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे भारत में साक्षरता से अध्ययन करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, और इसके आगे जितना भी है आज एक ही क्लास में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज दूसरी क्लास है, तो पहले देखेंगे भारत में साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार। यदि बात करें साक्षरता, तो साक्षर क्या होता है? साक्षर का भी अपना एक मानक होता है। तो साक्षर यानी कि जिसकी न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो, जो पढ़ लिख सकता हो तथा गणितीय गणना कर सकता हो, ऐसा जो व्यक्ति होता हो, क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। अलग अलग देश में साक्षर की परिभाषा अलग अलग अनुसार है। तो हमारे देश में क्या है, मतलब जिसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 7 वर्ष हो, और जो पढ़ सकता हो और लिख सकता हो, यानी पढ़ भी सकता हो और लिख भी सकता हो, तथा गणितीय गणना कर सकता हो, यानी छोटे मोटे सवाल, छोटे मोटे आंकड़ों का जोड़ घटाव आदि थोड़ा बहुत आता हो, उसको हम क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ठीक है। तो यदि अगर देखा जाए तो भारत की जो साक्षरता है, तो वो 2011 की जनगणना अनुसार 73% है, और जो 2001 की साक्षरता रही है वो 64.8% रही है। नोट, 2001 की तुलना में यदि अगर बात करें हम, तो 8.2% की वृद्धि हुई है। किसमें? साक्षरता में। यानी 2001 यानी 10 साल पहले हमारे देश की साक्षरता 64.8% थी, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 8.2% की वृद्धि के साथ 73% हो गई है। ये कुल जनसंख्या की साक्षरता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। यदि अगर हम औसत पुरुष साक्षरता की बात करें, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, औसत पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.90, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। 2001 की यदि हम बात करते हैं तो 75.26% है। जबकि औसत स्त्री साक्षरता की बात करते हैं तो 64.60% है, तथा 2001 में यदि बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 53.67% थी। तो इस तरह से औसत पुरुष साक्षरता 80.9% और औसत स्त्री साक्षरता 64.6%। अभी भी देखा जाए तो भारत स्त्री साक्षरता में पीछे है, काफ़ी पीछे है। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों को, अपने बच्चियों को स्कूल भेजें और साक्षर बनाने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि अगर कुल साक्षरता राज्यों की बात करें, यानी सबसे अधिक सबसे कम, तो राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य की है, जो कि है 94%। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार की है, जो कि 61.8% है और सबसे कम है। लक्षद्वीप, अगर यूनियन टेरेटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में 91.8% है, और सबसे कम यदि अगर यूनियन टेरेटरी की बात करें तो दादर नगर हवेली है, जो कि 86.8% है। ये सबसे कम है यूनियन टेरेटरी में, 86.8% है। फिर भी राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी है यहाँ पे साक्षरता, देख पा रहे हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो ट्रिक हमने इसकी बनाया है, साक्ष्य के बलदा, मतलब बदले से बलदा समझिएगा,
साक्ष का मतलब होता है साक्षरता, और के का मतलब हो जाता है केरल, यानी केरल 1 नंबर पे, और ब से बिहार, और ल से लक्षद्वीप, और द से दादर नगर हवेली। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से यदि देखें तो साक्ष के बलदा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य अवरोही क्रम में, मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं, तो उसका घटते क्रम में हमने सीक्वेंस सेट किया हुआ है। आप देख पाएंगे केरल की सबसे ज़्यादा जो कि 94% है, और फिर इसके बाद मिजोरम की, फिर इसके बाद गोवा की, फिर इसके बाद त्रिपुरा की, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश की। यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है जो कि 94% है, फिर उससे कम 91.3% मिजोरम की है, गोवा की है, फिर इसके बाद त्रिपुरा की। कभी कभी एग्जाम में केरल ना दे करके सीधा मिजोरम से स्टार्ट कर देता है, या फिर गोवा में देता है, और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य बताइए, तो सर्वाधिक साक्षरता में यहाँ से स्टार्ट कर देता है। कभी कभी क्रम लगा लेता है, कभी कभी केवल एक ही पूछता है, तो हम लोगों को तैयार रहना है, तो बीच का भी याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे गोवा, इस तरह से 5वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है। यदि हम ट्रिक की बात करें तो क्या मज़ा गोत्र हिमाचल में, देखिए ट्रिक 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 में देखिएगा, क्या मज़ा गोत्री, गोत्री का मतलब गंगोत्री समझिएगा। कोई व्यक्ति घूमने गया है तो कहता है क्या मज़ा गोत्री में, वहाँ पे वैसे भी ठंडी पड़ती है गंगोत्री में, तो कहता है क्या मज़ा गोत्री में। क्या का मतलब केरल, और मज़ा का मतलब मिजोरम, गो का मतलब गोवा, त्रि का मतलब त्रिपुरा, और हिमाचल तो आप साफ साफ समझ में आ रहा। तो और मैं को साइलेंट कर दीजिएगा। इस तरह से ट्रिक में क्या मज़ा गंगोत्री हिमाचल में, तो गंगोत्री में गोत्री समझिएगा। तो ये आपका सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हो गए। इसके बाद यदि हम यूनियन टेरेटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरेटरी में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में से सबसे पहला राज्य है लक्षद्वीप जो कि सर्वाधिक है, और इसके बाद दूसरा है दमन द्वीप, फिर तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप, फिर चौथा है चंडीगढ़, और पाँचवा है आपका पांडिचेरी। तो इसमें है लक्ष्य, दम, अंडा, चंडी, पंडित। लक्ष्य, दम, अंडा, चंडी, पंडित जी। तो कहने का मतलब ट्रिक है लक्ष्य से लक्षद्वीप, दम से दमन द्वीप, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप, चंडी से चंडीगढ़, और पंडित जी से हो गया आपका पांडिचेरी। तो लक्ष्य, दम, अंडा, चंडी, पंडित जी। इस तरह से ये यूनियन टेरेटरी की साक्षरता हो गई, यानी सबसे ज़्यादा किसकी, लक्षद्वीप की, और सबसे कम यदि बात करें पांडिचेरी की। इस क्रम के अनुसार देखा जाए, वैसे तो यदि अगर यूनियन टेरेटरी में सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता आपकी जो है दादर नगर हवेली की रहती है 76.2%। आगे हम देखेंगे। अब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य आरोही क्रम में देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य यदि बात करें तो बिहार सबसे 1 नंबर पर है, जो सबसे न्यूनतम यानी सबसे नीचे स्थान पर है। यानी सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, 61.8% जो की है कहाँ की है, बिहार की है। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश की थोड़ा बड़ी है, इसके बाद फिर राजस्थान की, फिर झारखंड की, फिर आंध्र प्रदेश से। इस तरह से पहले नंबर पर बिहार सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला है, इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, और फिर आंध्र प्रदेश। यदि हम ट्रिक की बात करें तो बीरू रांझा अंधा हो गए पढ़ाई में। देखिए आप जानते हैं कि पढ़ाई में जो है लोग अच्छे आंखों ख़राब हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं, तो वही हमने ट्रिक थोड़ा सा रिलेट करके बनाया है कि बीरू रांझा अंधे हो गए पढ़ाई में। बी से बिहार, रू से अरुणाचल प्रदेश, रा से राजस्थान, झ से झारखंड, और अंधे से आंध्र प्रदेश, और हो गए को आप साइलेंट कर दीजिएगा। तो बीरू रांझा अंधे हो गए किसमें, पढ़ाई में। इसके बाद आगे का है यूनियन टेरेटरी की हम बात करते हैं तो दादर नगर हवेली 1 नंबर पे, यानी सबसे न्यूनतम यूनियन टेरेटरी में साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो 76.2% से लेकर के दादर नगर हवेली पहले स्थान पर है। इसके बाद पांडिचेरी दूसरे स्थान पर है, इसके बाद चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। यानी दादर नगर हवेली, पांडिचेरी और चंडीगढ़, यानी सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला यूनियन टेरेटरी कौन सा है, यूनियन टेरेटरी है दादर नगर हवेली। इस तरह से ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिक में दादा पंडित चल बसे पढ़ाई में। देखिए ऊपर हम अंधे होने की बात करते हैं राज्यों में, और यूनियन टेरेटरी में दादा पंडित चल बसे पढ़ाई में, मतलब उनका कुछ सिलेक्शन वलेक्शन नहीं हुआ और वो ऐसे चल बसे। मतलब चल बसने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब भगवान को प्यारे हो ना, तो इस तरह से दादा पंडित चल बसे पढ़ाई में। आप याद रखिएगा दादर नगर हवेली साक्षरता, पढ़ाई से मतलब साक्षरता की बात हम यहाँ पे किए हैं। इसी तरह से यूनियन टेरेटरी में भी और इसी तरह से राज्य में भी। चलिए आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आगे चलते हैं। अब पुरुष साक्षरता की हम बात करते हैं अलग अलग। अभी तक तो हम कुल साक्षरता की बात कर रहे थे, महिला पुरुष मिला करके। अब हम पुरुष साक्षरता के लिए बात करें तो पुरुष साक्षरता में
जो है सबसे जो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं उनमें से पहला स्थान आता है आपका केरल का। पुरुष साक्षरता में सबसे पहला स्थान आता है केरल का, दूसरा स्थान आता है मिजोरम का, तीसरा आता है गोवा का, चौथा आता है त्रिपुरा का और पांचवा आता है हिमाचल प्रदेश का। यानी सेम कुल साक्षरता वाले राज्य ही उसी क्रम में रखे हुए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ डिफरेंस मिलेगा आंकड़ा में, लेकिन आंकड़ा बहुत कम पूछता है, इसलिए आप उसी ट्रिक को याद रखेंगे जहाँ पे कुल साक्षरता वाली ट्रिक आपने पढ़ी थी, जहाँ पे हमने बताया था। आप देख पाएंगे ये देखिए ये क्या मज़ा गोत्री हिमाचल में, तो वही ट्रिक सेम या वही क्रम सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा पुरुष साक्षरता में। देखिए क्या मज़ा गोत्री हिमालय में या हिमाचल में, बात एक ही है। तो वहाँ ठंडी पड़ती है तो वहाँ क्या मज़ा मिलता है, कुछ नहीं मज़ा मिलता है। कहने का मतलब ये बात की जा रही है ट्रिक में। तो क्या से केरल, मज़ा से मिजोरम, गो से गोवा और त्रि से त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश आपके हिमालय या हिमाचल से हो ही जा रहा है। तो क्लियर है, केरल 1 नंबर पे, दूसरा मिजोरम पे, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, पाँचवा हिमाचल प्रदेश। इस तरह से हमने देखा कि पुरुष साक्षरता में सबसे आगे केरल है और सबसे जो लास्ट की बात करें हम सबसे कम न्यूनतम वाला है आपका पुरुष साक्षरता में भी बिहार है। देखिए कुल साक्षरता में भी बिहार है सबसे कम और पुरुष साक्षरता में भी बिहार है। तो अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य देख लेते हैं। ये जो है आरोही क्रम है, मतलब सबसे कम पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो बिहार सबसे कम में है 71.2%। यहाँ की पुरुष साक्षरता सबसे कम है जो कि 71.2% है। ठीक है, इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है जो कि 72.6% है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मेघालय, फिर झारखंड है। इस तरह से पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पर मेघालय तथा पाँचवें स्थान पर झारखंड। अगर ट्रिक की बात करते हैं तो बीरू अंधा मेघा के प्यार में, यानी प्यार का मतलब हमने यहाँ पे झार से लिया है, बीरू अंधा मेघा के झार में या प्यार में। तो प्यार में मतलब कौन अंधा, बीरू, किसके प्यार में कौन अंधा, बीरू, किसके, मेघा के। मेघा के नाम की कोई लड़की है और बीरू कोई लड़का है, तो उसको पढ़ाई सूझ नहीं रही, यानी साक्षरता और लेना उसका मन नहीं है, अर्थात तो किसके प्यार में अंधा है, बीरू मेघा के प्यार में अंधा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बीरू अंधा है, बीरू अंधा मेघा के प्यार में, प्यार का मतलब झार समझिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी से मतलब बिहार, रू से अरुणाचल प्रदेश और अंधा से आंध्र प्रदेश, मेघा से मेघालय और के साइलेंट और प्यार अथवा झार में झारखंड और इसी तरह से में साइलेंट। तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद महिला साक्षरता की बात करते हैं। तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक केरल। देखिए महिला पुरुष और टोटल में क्या है, तीनों में उच्चतम स्थान पर कौन है, केरल ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो महिला साक्षरता में केरल, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे स्थान पर त्रिपुरा तथा पांचवें स्थान पर नागालैंड। इसका सूत्र है क्या मजा गोत्र नागा घूमने में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश था और यहाँ पे क्या है, नागालैंड हो गया है, बस इतना अंतर है, नहीं बाकी सेम। क्या मज़ा गोत्री नागा घूमने में, मतलब फिर आगे कहानी जब बढ़ती है तो फिर वही कहानी आती है कि महिला साक्षरता में क्या मज़ा गोत्री नागा घूमने में, अर्थात कि नागा घूमने में कोई मज़ा नहीं है। तो बात समझ पा रहे होंगे आप, सीधी सी बात है। क्या से केरल, मज़ा से मिजोरम, गो से गोवा और त्रि से त्रिपुरा, नागा से नागालैंड। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य देख लेते हैं, मतलब सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे कम महिला साक्षरता आपकी बिहार में पाई जाती है, इसके बाद फिर राजस्थान में पाई जाती है, फिर झारखंड में पाई जाती है, फिर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि बात करें तो 5वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है, यानी कम साक्षर जनसंख्या वाला राज्य भी हमारा उत्तर प्रदेश माना जाता है। इसका हमने ट्रिक बनाया है, मैं भी रांझा जम्मू उत्तर गए। किसी ने मतलब पूछा किसी के बारे में कि रांझा कहाँ गया, तो किसी ने बताया कि मैं भी, मतलब मुझे लग रहा है, मैं भी इंग्लिश का शब्द है, मैं भी रांझा जम्मू उत्तर गए। तो मैं से मतलब महिला हो गया या यम कह सकते हैं, और बी से मतलब बिहार हो गया, रा से राजस्थान हो गया, जैसे झारखंड हो गया, जैसे जम्मू हो गया और उत्तर प्रदेश तो हो ही गया। गए को आप साइलेंट कर देंगे। इस तरह से ट्रिक में मैं भी रांझा जम्मू उत्तर गए। तो महिला में
महिला साक्षरता में बिहार 1 नंबर पे, राजस्थान 2 नंबर पे, झारखंड 3 नंबर पे, जम्मू कश्मीर 4 नंबर पे और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। इस तरह से यदि हम बात करें तो भारत में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान राज्य का पाया जाता है। यानी कि महिला और पुरुष यदि बात करें सर्वाधिक साक्षरता में अंतर देखा जाए तो कहाँ किस राज्य का है, तो राजस्थान का। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब भारत में नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण की यदि भारत में बात करते हैं तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, और अक्सर यहाँ से नगरीकरण से राज्य पूछता है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसी में इंक्लूड किया है मैंने। देखिए भारत में औसत नगरीकरण की हम बात करते हैं तो 31.2% है। भारत की औसत नगरीकरण की बात करें तो 31.2% है, जबकि 2001 में कितनी थी, 27.78% थी। अर्थात नगरीकरण में भारत के सुधार हुआ है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करते हैं या ग्रामीणीकरण की बात करते हैं तो 100 में आप 31.2 घटा दीजिए तो 68.8 प्राप्त हो जाएगा आपको। भाई 100% तो होता है, 100 में अगर आप 31.2% घटा देंगे तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक याद है, वैसे औसत नागरिकता आप याद रखिएगा 31.2 है, उसमें 100 घटा देंगे तो ग्रामीण जनसंख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी, ठीक। इसके बाद राज्यों की यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य की, तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण यदि बात करें तो महाराष्ट्र की है। यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र पे है। और इसके बाद सबसे कम जनसंख्या नगरी कहाँ पे है, तो वो सबसे कम है सिक्किम पे। और इसी तरह से यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो दिल्ली की सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है दिल्ली में और सबसे कम आपके लक्षद्वीप में। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या का निवास नगरों में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद फिर सबसे न्यून जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो सिक्किम पे है। इस तरह से यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में बसती है और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में सबसे न्यून जनसंख्या नगरीय जनसंख्या निवास करती है। और एकदम ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे बहुत आसान से ट्रिक है, मसीदिल मतलब महाराष्ट्र और सिक्किम और दिल्ली और लक्षद्वीप। इस तरह से आप समझ पाए होंगे। इसके बाद यदि हम भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाले, यानी कि सर्वाधिक नगरीकरण वाले नगरीय अर्थात कि नगरीय जनसंख्या वाले राज्य अवरोही क्रम में देखें, यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब संख्या, लोगों की संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य पहला है महाराष्ट्र, आपने ऊपर देखा। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। चलिए कहीं तो उत्तर प्रदेश अपना दूसरे स्थान पर स्थापित है। अब यहाँ की ट्रिक यदि हम देखें तो मौत, आप हंसेंगे लेकिन याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। मौत, माँ से महाराष्ट्र, उसे उत्तर प्रदेश, ता से तमिलनाडु। पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। इस तरह से मौत याद रखिएगा, किसके लिए, सर्वाधिक नगरीकरण वाले राज्यों के लिए। इसके बाद हम बात करें तो भारत में न्यूनतम नगरीकरण वाले राज्य, जनसंख्या वालों की बात करें तो वो है आरोही क्रम में यदि हम बात करें, यानी कि सबसे कम पहले, इसके बाद बढ़ते क्रम। तो न्यूनतम नगरीकरण वाले राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम निवास करती है। यहाँ पे नगरों का अभाव है, यूँ कहें तो। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम। आप नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वैसे समझिए कि ये अधिकतर यहाँ पर अनुसूचित जाति निवास करते हैं, पिछड़ा क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे नगरों का बसाव कम है या नगरीय जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम पहले स्थान पर सबसे न्यूनतम नगरीकरण वाला राज्य जो है आप है ना, तो वो है सिक्किम, और इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। और इसका ट्रिक हमने बनाया है सिया राम या सिया नाम। लोग भगवान का नाम याद रखते हैं, तो सिया राम मतलब नगरीकरण होने के लिए लोग भज रहे हैं सिया राम को, तो याद रखिएगा सिया नाम। सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और मा से मिजोरम, तो सिया नाम याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों की यदि हम बात करते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में यदि आता है
नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे संख्या की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे राज्य में यदि बात करें तो सर्वाधिक गोवा है, न्यूनतम सबसे क्या है, हिमाचल प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत में नगरों में बस रही कहाँ, गोवा में। और इसके बाद फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय है कहाँ पे, दिल्ली में। और इसके बाद सबसे न्यूनतम कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अब वो ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक है गो हिम दिल अंडा, गो हिम दिल अंडा। तो गो से गोवा, हिम से हिमाचल प्रदेश और दिल से दिल्ली और अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप। तो गो हिम दिल अंडा, गो हिम दिल अंडा। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा आप सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में प्रतिशत की दृष्टि से। अगले क्रम में चलते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या अवरोही क्रम में। सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का टोटल मिला के बात करते हैं तो गोवा सबसे 1 नंबर पे है, यानी सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है या नगरीकृत जनसंख्या कहाँ की है, तो वो है 62.2%, जो कि सबसे क्या कहते हैं सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य है। अब जहाँ पे आप गेस लगाए, जहाँ पे सर्वाधिक नगरीकृत, जहाँ पे सर्वाधिक नगरों में जनसंख्या निवास कर रही होगी तो वहाँ की प्रतिशतता अधिक होगी, तो वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या कम निवास करेगी, क्योंकि 100% में ही तो हम माइनस टोटल परसेंट 100 है जनसंख्या का, और 100% में से यदि 62% जनसंख्या यहाँ पे तो सबसे कम जनसंख्या। अगर सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे प्रतिशतता में निवास करे तो सबसे न्यूनतम यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या निवास करेगी, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से दूसरे नंबर पे कौन आता है, मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आता है केरल। इस तरह सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम की बात करें, सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम में गोवा 1 नंबर पे, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। और इसका ट्रिक है गोमित केरल, गोमित केरल। सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का प्रतिशत में अवरोही क्रम देखें तो गोमित केरल, गो से गोवा, मी से मिजोरम, ता से तमिलनाडु, के से केरल। ठीक है, अब इसकी न्यूनतम की बात कर लेते हैं। प्रतिशत में न्यूनतम यानी सबसे कम कहाँ है, तो न्यूनतम नगरीकृत वाले राज्यों का नगरीकरण प्रतिशत का और आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। आपने ऊपर देख भी लिया था एक बार, तो सब अगर यहाँ पे सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी निवास कर रही होगी, अर्थात यहाँ पे देखिए 10% है मात्र नगरीय जनसंख्या। अब 10% नगरीय जनसंख्या यदि अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब 90% यहाँ की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। जाहिर सी बात, किसको अगर पूछे तो सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे होगी। वही चीज़ इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है बिहार 11.3%, चौथे नंबर पे असम, 5वें नंबर पे उड़ीसा। और इसका ट्रिक यदि बात करते हैं, हिम बिया उड़ी, हिम बिया उड़ी, भाई हवा चली हिम भी उड़ गया, हिम बिया उड़ी। हिम से हिमाचल प्रदेश, बी से बिहार, और आ से असम, और उड़ी से उड़ीसा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा। इस तरह से हमने नगरीकरण आरोही क्रम में पढ़ लिया, न्यूनतम में। अब इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या थी नगरीकृत, तो वहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी। तो देख लेते हैं सबसे ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण में कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार में, तीसरा पश्चिम बंगाल में। अब इसका ट्रिक है उत्तर, बिहार, पश्चिम। देखिए यहाँ पे 2 दिशाएं हैं और एक स्टेट है, याद रखिए। तो स्टेट बीच में, स्टेट के अगल बगल दिशाएं, पहले उत्तर, दूसरा पश्चिम। कहाँ पे, ग्रामीण जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की हम बात करते हैं तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। इसके बाद भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए, यानी कि सबसे न्यून कौन, सिक्किम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सबसे न्यून जनसंख्या सिक्किम, इसके बाद फिर मिजोरम, फिर गोवा। भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, फिर इसके बाद मिजोरम, फिर इसके बाद गोवा। अब इसमें ट्रिक है आपकी सिमरन गो। सिमरन आपने मूवी देखी हुई कौन सी, DDLJ।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और शायद काजोल हीरोइन रहा करती हैं, तो उसका सिमरन नाम रहा करता है उस मूवी में। सिमरन गो मतलब सिमरन गई, लास्ट का सीन आपने देखा होगा, काफ़ी रोमांटिक है, तो उसमें देखिएगा आप, सिमरन गो मतलब सिमरन चली गई। इसमें ट्रिक है क्या, ग्रामीण जनसंख्या में सब भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट की यदि बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सबसे कम सिक्किम में निवास करती है। इस तरह से यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, सबसे ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है, सबसे कम लक्षद्वीप में निवास करती है। देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा यानी कि बात करें तो निवास करती है और सबसे कम दिल्ली में। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सॉरी, लक्षद्वीप में उसी दिल यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उसे 80 से सिक्किम सबसे कम, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं। यही थोड़ा सा डाटा मिसलेनियस पार्ट काफ़ी लंबी भी होता है और उबाऊ भी होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दो तीन क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पक्का है कि आते हैं, तो किसी न किसी तरह से हमको याद करना होगा, चाहे ट्रिक हो चाहे और भी कुछ लगाएं। तो काफ़ी मैंने कोशिश की है ट्रिक के माध्यम से, फिलहाल आप समझ पाएंगे। देखिए भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में यदि बात करते हैं तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद फिर बिहार है, फिर असम है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो गोवा है, इसके बाद मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है। यानी यहाँ पर गोवा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, अर्थात सबसे ज़्यादा नागरिकता होगा, सबसे ज़्यादा नागरिक जनसंख्या पाई जाती है, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। इस तरह से आप याद रखिएगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में गोवा, इसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु। अब आगे चलते हैं। देखिए अब महत्वपूर्ण बिंदु, थोड़ा जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, नेट और जेआरएफ में, खासकर पीजीटी नेट जेआरएफ में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए भारत में जनगणना के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जनगणना के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 6 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर यदि बात करें तो हम, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर प्रथम कोटि की श्रेणी में आएगा, यानी प्रथम कोटि में आएगा। तो जो यदि हम बात करें तो जो है 1 लाख है इससे अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं इनको प्रथम श्रेणी की में रखते हैं, और यदि 50,000 से 99,999 जनसंख्या वाले नगर को द्वितीय श्रेणी के स्तर में रखा गया है, और इसी तरह से 20,000 से 49,999 वाले जनसंख्या वाले नगरों को तृतीय श्रेणी में रखा गया है, और इसी तरह से 10,000 से 19,999 जनसंख्या वाले नगर को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है, और 5,000 से 9,999 जनसंख्या वाले नगरों को पंचम श्रेणी में रखा गया है, और 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों को षष्ठम श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से जनगणना के आधार पर कितने श्रेणियों में, तो 6 वर्गों में बांटा गया, 6 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सा नगर हम कैसे परिभाषित करेंगे, नगर की क्या क्या मायने होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं कि नगर ये कहलाएगा। तो देखते हैं। देखिए जो भी नगर कहलाएगा 1991 की जनगणना के आधार पर नगर की परिभाषा दी गई है, यानी वो नगर तब कहलाएगा जब नगर पालिका घोषित क्षेत्र हो, काउंटोनमेंट या छावनी अधिसूचित नगर क्षेत्र घोषित किया हो। दूसरी शर्त है इसमें, दूसरे में कही है, उस क्षेत्र की नगर की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। यानी जो भी नगर घोषित किया गया है, घोषित किया जाना है, उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। दूसरा है कार्यशील जनसंख्या, यानी उस क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या का 75%, यानी जो पुरुष कार्यशील की बात करता है, यहाँ पे देखिएगा ये कंपलसरी, कभी कभी एग्जाम में पुरुष और स्त्री दे देता है तो आप गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन। याद रखिएगा कि पुरुष श्रमिकों की बात कर रहा है, ना कि स्त्री की। तो यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग जो कि पुरुषों का हो, गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। अर्थात कि गैर कृषि कार्य मतलब वो कोई ना कोई छोटे मोटे उद्योगों में लगे हों, बिजनेस में लगे हों, या सेवाओं में लगे हों, या नौकरी में लगे हों, यानी कि कृषि से संलग्न ना हो, वहाँ की 75% जनसंख्या। ठीक है। इसके बाद
इसकी तीसरी शर्त है, वो कह रहा है वहाँ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना हो, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो या इससे अधिक हो। मतलब 400, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 से अधिक जनसंख्या निवास करनी चाहिए वहाँ पे, तब उस नगर घोषित किया जाएगा, वरना नहीं घोषित किया जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र ही नगर घोषित किया जाएगा जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नोट, भारत में 10 लाख की जनसंख्या वाले कुल नगरों की संख्या कितनी है, इस समय वर्तमान में 53 है 2011 की जनगणना अनुसार, जबकि 2001 में 35 थी। भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर बताइए, तो देख लेते हैं इसको। देखो, मुंबई है आपका, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, जो कि इसको मेगा सिटी कहते हैं। दूसरा है दिल्ली, तीसरा कोलकाता। आप 3 तक याद रखिएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सीरियल से आते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये तीनों क्या हैं, मेगा सिटी हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर चेन्नई आता है, 5वें नंबर पर बेंगलोर आता है, 6वें नंबर पर हैदराबाद आता है, 7वें नंबर पर अहमदाबाद आता है और 8वें नंबर पर आपका पुणे आता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें एक बात आगे चलें तो आगे है भारत में अनुसूचित जाति का आंकड़ा है। भारत में अनुसूचित जाति की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर नेट वगैरह पूछता है, नेट या जेआरएफ में, और टीजीटी में भी मिलाने के लिए कभी कभार दे देता है। और वैसे टीजीटी में बहुत कम पूछता है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो भारत में अनुसूचित जाति यानी कि भारत में अनुसूचित यानी जिसको एससी बोलते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है, 16.63% है। यानी अगर करोड़ की बात करें तो 20.137 करोड़, 20.137 करोड़ जनसंख्या है। भारत में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसमें देख लेते हैं। तो सर्वाधिक यदि अगर बात करते हैं, सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। यानी 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार, चौथे पे तमिलनाडु और 5वें पे आंध्र प्रदेश। और इसके ट्रिक की हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम बीत अंधा। ठीक, मतलब कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बी से बिहार, ता से तमिलनाडु, आंध्र से आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक 80 की जनसंख्या यानी कि यहाँ पर निवास करती है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या वालों। अब प्रतिशत की बात करते हैं कि प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा राज्य निवास करवाता है अपने यहाँ, तो सर्वाधिक निवास करने वाली जो 80 की जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो पंजाब में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है 80 वर्ग की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश अपना चौथे स्थान पर रखता है। कहाँ पे, प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है 80 जनसंख्या में। तो इसको याद रखिएगा। और ट्रिक है आपका, पंजा हिला पाऊँ हरी, मतलब पंजा का मतलब आप पैर समझिएगा, तो हरी मतलब भगवान, पंजा हिला पाऊँ हरी के, यानी पंजा से पंजाब, हिला से हिमाचल प्रदेश, और पन से पश्चिम बंगाल, ऊ से उत्तर प्रदेश, और हरी मतलब आपका हरियाणा, अर्थात प्रभु पंजा हिला पाऊँ। नहीं कहते काश में पंजा हिला पाता गुरु भगवान के, ईश्वर के, तो वही चीज़ है। पंजा हिलाने का मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा, छूने से, चरण स्पर्श करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब भारत में न्यूनतम 80 जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम 80 जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो पहला अंडमान है, दूसरा लक्षद्वीप है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है, चौथा है नागालैंड और 5वां है मिजोरम। यानी भारत में न्यूनतम 80 जनसंख्या वाला राज्य, यानी सबसे कम जनसंख्या 80 में है जो, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहने का मतलब वास्तव में देखा जाए तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भी 80 वर्ग की जनसंख्या नहीं पाई जाती। इसी तरह से लक्षद्वीप में भी कोई 80 वर्ग की जनसंख्या नहीं पाई जाती, और अरुणाचल प्रदेश में कोई 80 वर्ग की जनसंख्या नहीं पाई जाती, और नागालैंड में भी कोई 80 वर्ग की जनसंख्या नहीं पाई जाती। यदि हम बात करें तो यानी कि 4 राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पे कोई 80 वर्ग की जनसंख्या नहीं पाई जाती, और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गिनती के लोग यानी 1298 व्यक्ति 80 वर्ग के
पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ हम 4 को याद रखेंगे, यानी कि 4 ऐसे भारत की स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी को मिला करके जहाँ पर कोई भी 80 वर्ग की जनसंख्या निवास नहीं करती है। इस तरह से अंडा, ला और नाग में जो अंडा, ला और नाग में जो इसका ट्रिक है। इसके बाद फिर है भारत में न्यूनतम 80 जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में देखिए भारत में न्यूनतम 80 जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में, तो जब अंडमान निकोबार द्वीप में पाई ही नहीं जाती है तो सबसे कम, और इसके बाद लक्षद्वीप में भी नहीं पाई जाती है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं नील है और नागालैंड में भी नील है। तो इस तरह से 4 राज्यों में कोई भी जनसंख्या 80 की नहीं पाई जाती है, तो फिर वहाँ का प्रतिशत क्यों नहीं होना, तो प्रतिशत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद मिजोरम जो है आपका, जहाँ पे 1298 व्यक्ति लगभग पाए गए थे, तो यहाँ यदि बात करें तो यहाँ पे 1% मात्र जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ पे? मिजोरम पे। क्या कैसी जनसंख्या? 80 जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के लोग मात्र 1% पाए जाते हैं। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट है, इनको थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो नोट है 80 जनसंख्या का औसत यदि बात करें तो औसत लिंगानुपात है 945। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 80 जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है, यानी अनुसूचित जाति वर्ग का औसत लिंगानुपात है कितना? 945। जबकि कुल जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? तो वो कुल जनसंख्या का 943। यानी कि यदि बात करें तो क्वेश्चन हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जाति वर्ग है या वर्ग है जिसमें कुल औसत जनसंख्या का लिंगानुपात अधिक है, जिसका कुछ औसत जनसंख्या का लिंगानुपात अधिक है, तो वो कौन है? 80 की जनसंख्या है। ठीक, इस तरह से अर्थात कुल जनसंख्या के लिंगानुपात से अधिक है, जो कि 943 है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहे हैं, तो एसटी में क्या होता है? भारत में अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो अनुसूचित जनजाति कुल यदि बात करें तो 10.42 या 10.42 करोड़ है। प्रतिशत में यदि हम बात करते हैं तो 8.61% है। इसे याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में एसटी का औसत अनुपात यदि बात करें तो 990 है, और औसत जो कि औसत लिंगानुपात से क्या है? अधिक है। देखिए 990 है लिंगानुपात, किसका? एसटी लोगों का। बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक ठाक है, मतलब कि 1000 पुरुषों के पीछे 990 स्त्रियां हैं, मात्र 10 का अंतर है। और जो ये देखिए काफ़ी अनपढ़ होते हैं, फिर भी इनका लिंगानुपात कितना ठीक ठाक है। लेकिन पिछड़े क्षेत्र होने के बावजूद भी इनका लिंगानुपात बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जहाँ पे शहरी क्षेत्र की जनसंख्या निवास करते हैं, जहाँ पे शहर में रहते हैं जनसंख्या, पढ़े लिखे, उस क्षेत्र का लिंगानुपात बहुत कम है, जो कि भविष्य के लिए काफ़ी बेकार सिद्ध होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्यों की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग की, यानी ट्राइबल सर्वाधिक कहाँ? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे आपका राजस्थान, पाँचवें नंबर पे गुजरात। ट्रिक की बात करें, मामा डंडे राजा जी, मामा उड़े राजा जी, सॉरी डंडे नहीं, मामा उड़े राजा जी। तो मामा उड़े राजा जी, तुम छोटा माँ से मध्य प्रदेश, बड़ा माँ से महाराष्ट्र, क्योंकि अच्छा बड़ा माँ से यहाँ से आप ये समझिए कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं। तो बड़ा मामा उड़े राजा जी, अब ट्रिक याद रखिएगा, मामा उड़े राजा जी। तो माँ से मध्य प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र और उसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उड़े से उड़ीसा और राजा जी और जी से मतलब गुजरात। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। आगे चलें। भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत में, भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य किसमें? प्रतिशत में। तो जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो लक्षद्वीप का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में निवास करती है जनसंख्या। और वही क्रम मतलब घटते क्रम की बात कर रहा है। तो लक्षद्वीप में, फिर इसके बाद मिजोरम में, फिर इसके बाद नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। लक्ष्मी नामे अरुणा, लक्ष्मी नामे अरुणा एक मंत्र है संस्कृत का, इसको याद रखिएगा, लक्ष्मी नामे अरुणा। लक्ष्मी से लक्ष्मी में 2 चीज़ें देखिए, लक्ष्मी में 2 हैं, लक्षद्वीप और मिजोरम। इसके बाद ना से नागालैंड, में से मेघालय, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक
एसटी जनसंख्या वाला। एसटी का मतलब वैसे भी पिछड़े होते हैं, अब जो पिछड़ा होता है उनके बेचारों के पास पैसा रुपया धन होता नहीं, तो किसको मनाएंगे, वो लक्ष्मी को। लक्ष्मी नामे अरुणा। एसटी जनसंख्या सबसे प्रतिशत में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले राज्यों की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी, ये 5 ऐसे राज्य हैं अथवा यूनियन टेरेटरी को मिला करके जहाँ पे कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं निवास करती है या नहीं पाई जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक भी एसटी जनसंख्या का निवास स्थान नहीं है, निवास नहीं पाया जाता है। अच्छा, टोटल यदि बात करें तो एससी प्लस एसटी की कुल जनसंख्या बराबर कितनी है, तो 25.2% है। आप टोटल जोड़ देंगे यहाँ पे ऊपर 8.26% प्लस 16 कुछ, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 25.2% हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम अब भारत की धार्मिक जनगणना की यदि हम बात करें तो धार्मिक जनगणना से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो विशेष कर ये पूछता है कि सर्वाधिक किस धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद मुस्लिम दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे ईसाई, चौथे पे सिख, पाँचवें पे बौद्ध और छठवें पे जैन। और इस तरह से यदि अगर और आगे बात करें तो सातवें पे अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं और आठवें पे ऐसे लोग निवास करते हैं जिनका कोई धर्म का अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई धर्म का पता नहीं, ना ही वो धर्म बताते हैं किसी जनगणना में। तो इस तरह से टोटल मिला के देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, या फिर सीरियल से लगवा देता है और वही क्रम में घटते क्रम सर्वाधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर अन्य धर्म के लोग। तो यहाँ पे आप विशेष याद रखिएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना होकर के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म ऐसे लोग निवास करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए तो जनसंख्या यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। और इस तरह से यहाँ पे और हिस्सा यदि देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल में इनका पूरी जनसंख्या का 79.8% जनसंख्या हिंदुओं का है। इसके बाद यदि अगर हम बात करें मुस्लिमों की तो इनका भी 14.2% है कुल जनसंख्या में योगदान। और इस तरह से 2.3% ईसाइयों का है योगदान कुल जनसंख्या में। और इस तरह से 1.7%, फिर 0.7% बौद्धों का। और इस तरह से जैन का है 0.4%। 2001 में भी इतना ही रहा है और 2011 में भी इतना ही है। फिर अन्य धर्मों की बात करें तो 0.7% है टोटल जनसंख्या में। अच्छा, इनकी 10 की वृद्धि कभी कभी पूछा, एक बार इसका पूछा गया था कि हिंदू धर्म के जनसंख्या का 10 की वृद्धि कितना है, तो 10 की वृद्धि कितना है, 16.8%। तो आप मेन डाटा है, इनको आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद लिंगानुपात भी याद कर सकते हैं, जैसे हिंदुओं का लिंगानुपात 939 है। इसमें देखिए मुस्लिम का लिंगानुपात जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, 951 है। और इस तरह से ईसाइयों का लिंगानुपात तो अधिक है, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 23 यानी 1023 स्त्रियां हैं, यानी कि 23 ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी ठीक ठाक भी है। और ये भी एक तरह से देखा जाए तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि बराबर होना ज़्यादा उचित समझा जाता है, क्योंकि इसमें भी अराजकता हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, वो अलग का टॉपिक है। सिख की बात करें तो सिख में भी ठीक ठाक है, 903 है। और बौद्ध की बात करें तो 965 है, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो जैन का जो लिंगानुपात है वो 954 है। और अन्य धर्मों का 1009 है। और धर्म जो नहीं बताते उनका 959 है। तो ये भी बहुत अच्छा लिंगानुपात है। तो आप इसको एक मोटा याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ से विशेषकर पूछता है इनमें से, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना, तो अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिसलेनियस पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2021 की जनगणना हालांकि अभी तक हुई तो नहीं है, लेकिन जो होगी तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप मोटा खा अपने मन में मस्तिष्क में रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। तो पहला है आपका 2021 की जनगणना का शुभांकर क्या है। तो 2021 की जो जनगणना होगी उसका शुभांकर है महिला एन्यूमरेटर, जिसको हम मस्कट बोलते हैं। ये एक चित्र है, आप नेट में डाल के देख सकते हैं क्या होता है। तो ये महिला एन्यूमरेटर होगा। और 2021 की जनगणना की जो थीम होगी वो जन भागीदारी से जन कल्याण
क्या होगी थीम? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये 2021 की जनगणना का थीम होगा दोस्तों, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2011 का भी याद रखिएगा। 2011 क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, अर्थात हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यह 2011 का था। और 2021 का जन भागीदारी से जन कल्याण। इस तरह से 2021 की स्वतंत्र जो 2021 की जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यदि अगर टोटल की बात करें, जबकि क्रमशः पूर्व से अगर जोड़ा जाए, यानी स्वतंत्र भारत के पहले से यदि बात करते हैं तो 16वीं क्रम की जनगणना होगी। और 2011 की कौन सी थी? 15वीं क्रम की जनगणना थी। वर्तमान में यदि बात करें तो किसके जो है भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो विवेक जोशी, श्री विवेक जोशी जी हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनगणना का शुभारंभ किया जाएगा। 2021 की जनगणना का शुभारंभ किया जाएगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 2021 की जनगणना का संचालन 16 भाषाओं में होगा। यानी कि जो इस बार की जनगणना कराई जाएगी वो 16 भाषाओं में निहित होगी। इसके बाद 2021 की जनगणना का संचालन पहली बार डिजिटल रूप में होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, अब इसमें कागज़ की कार्रवाई बहुत कम की जाएगी और इस डिजिटल रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। 2021 की जनगणना होगी वो डिजिटल रूप से मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद 16वीं जनगणना, यानी कि 16वीं जनगणना की बात करें, 2021 की जो जनगणना है वो 16वीं है क्रम के अनुसार। तो प्रत्येक परिवार से, इस जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर नोट पॉइंट है भारत, इसको हमने पहले देख भी लिया है। मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा माफ़ करिएगा, उस वीडियो में मैंने लॉर्ड मेयो के बजाय लॉर्ड मैकाले बोल रहा था, लेकिन लिखा सही है। तो त्रुटियाँ हैं, हो जाती हैं, थोड़ा सा आप माफ़ करेंगे मुझे। तो इसमें देखिएगा, मैंने नोट में फिर से लिख दिया है कि भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत लॉर्ड मायो के शासनकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई। याद रखिएगा, ये हूबहू शब्द आ जाता है कि पहली बार देशव्यापी जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, जो कि कैसी जनगणना थी? अनियमित थी, ठीक है, अव्यवस्थित थी। और जब 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से जनगणना कराने का काम किया। तो कब किया? 1881 में, याद रखिएगा। और 10 वर्ष का नियमित समय निर्धारित किया कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जातिगत जनगणना 2011 की जनगणना में हुआ था। अब क्या होगा? अब जो है 2021 की जनगणना में स्पेशल रूप से ओबीसी की जनगणना होगी। ओबीसी की जनगणना होगी कब? 2021 में। और याद रखिएगा 2011 में जातिगत जनगणना पहली बार हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जितने भी एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो सभी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, हो चुके हैं लगभग। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी फंसेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको कई बार वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद। नमस्ते।